हेलो एवरीवन। अभी हम साइनसॉइडल एसी वोल्टेज यदि आरएलसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो रिस्पांस कैसा मिलता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उस समय क्या होगा, हमारा रिस्पांस कैसा निकलेगा। तो मान लीजिए ये आपका सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, यहाँ आपने क्या कर दिया है, साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया। वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, ये है हमारा आर, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई ऑफ टी बोल देते हैं हम इसे। ठीक, जब भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जहाँ होता है, रेजिस्टेंस डायनामिक एलिमेंट नहीं होता, वो अपने अंदर कुछ स्टोर करके नहीं रखता, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये मतलब मान लीजिए हमारा ये वेवफॉर्म है वोल्टेज का। ठीक है, तो सेम आपको करंट के लिए भी आपको मिल जाएगा इसी टाइप का। जो डिले हम देख रहे थे, जो फेज डिफरेंस हम देख रहे थे, ये आपका है आई ऑफ टी, ये है वी ऑफ टी। तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आपको वो फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण से जो करंट फ्लो होता है, रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यदि बात करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों फेज में रहते हैं। मतलब कोई किसी से लीड नहीं करता, कोई किसी से लैग नहीं करता, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों साथ में स्टार्ट होते हैं और साथ में जीरो क्रॉसिंग्स आती है और ये पूरी साइकिल तक साथ में चलता है, ऐसा रिपीट होता रहता है। तो ये आपका क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपका क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज फेज में होता है। आई क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, दिस इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, पावर फैक्टर इज कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक, इसका मतलब पावर फैक्टर इज कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। हम अभी तक क्या ले रहे थे, फाई ले रहे थे, कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ क्या है, वोल्टेज एंड करंट का जो कोसाइन एंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब प्योरली रेजिस्टिव यदि सर्किट होता है हमारा तो उस समय पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर उस समय होता है यूनिटी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पावर की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। व्हाट इज V, V इज Vm साइन ओमेगा टी। व्हाट इज I, I इज Im साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Vm इंटू Im इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ वी एम आई एम बाय 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, या इसको एक और तरीके से ऐसे बोल सकती हूँ वी एम आई एम बाय 2 माइनस वी एम आई एम बाय 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो इसका मतलब हमारी पावर जो है P, उसका ये पार्ट कैसा है, कांस्टेंट, और ये पार्ट कैसा है, फ्लक्चुएटिंग। एक कांस्टेंट पार्ट है और एक कैसा पार्ट है, फ्लक्चुएटिंग। तो जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट रहेगा आपका वो एक पूरी साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक पूरी साइकिल के लिए। ठीक, उसके बाद में हमने एक और देखा कि जो फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट है आपका वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितनी फ्रीक्वेंसी का है, डबल फ्रीक्वेंसी का है, डबल ओमेगा का है, 2 ओमेगा टी है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग पार्ट जो रहेगा आपका वो डबल द फ्रीक्वेंसी रहेगा, डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, और साथ ही साथ वो उसका एवरेज वैल्यू यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू उसका
0 हो जाएगा। तो पूरी साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए यदि हम पावर की बात करें, पावर फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल क्या आएगा? कंप्लीट साइकिल के लिए ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, तो P विल बी इक्वल टू Vm Im बाय 2, ये पार्ट रहेगा सिर्फ। या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ Vm बाय √2 इंटू Im बाय √2, ये मेरी हो जाती है पावर। या इसको मैं बोल सकती हूँ क्या, V इंटू आई, ये क्या हो गई मेरी RMS वैल्यू। Vm बाय √2 क्या होती है? RMS वैल्यू। ये क्या हो गई? ये भी RMS वैल्यू। तो ये दोनों जो है VRMS इंटू IRMS, ये मेरी हो जाती है पावर। क्या में रहेगी? ये वॉट्स में। इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे आएगा। तो यदि हम पावर ड्रॉ करते हैं तो पावर कैसे निकलेगी हमारी? मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, पावर कैसी रहेगी? पावर पॉजिटिव रहेगी पहली बात तो। ये आपकी पूरी पावर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने? पावर इज इक्वल टू, ये जो है वो क्या है, Vm Im साइन स्क्वायर टी, ये हमारी पावर है। Vm Im जो है वो यहाँ पे है, Vm Im है, इसके हाफ पे, हाफ पोर्शन पे अपना Vm Im ये आपका आ जाता है। ठीक, ये आपका क्या है, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये क्या है, I ऑफ t इज इक्वल टू स्मॉल I ऑफ t इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है। तो इस तरह से आपकी पावर, वोल्टेज एंड करंट आप ड्रॉ करेंगे। ये क्या है आपका पाई इंस्टेंट है, ये क्या है 2 पाई है, दिस इज पाई बाय 2 0। तो इस तरह से आप पावर को ड्रॉ करेंगे तो पावर कैसी दिखेगी आपकी? दोनों जो आपकी रहेगी वो पॉजिटिव में दिखेगी, क्योंकि यहाँ क्या है, वोल्टेज एंड करंट पॉजिटिव है तो आपकी पावर पॉजिटिव है। वोल्टेज एंड करंट नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए पावर आपकी कैसी दिखेगी? पॉजिटिव में ही दिखेगी। ठीक, तो ये आपका आ जाता है Vm Im बाय 2, और यहाँ तक का ये पूरा जो है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका? Vm इंटू Im, ये हाफ है ना, हाफ तक का आपका Vm Im बाय 2, दिस इज Vm Im होल पावर। ठीक, तो इस तरह से आप पावर को ड्रॉ करते हैं। तो हमने देखा क्या था कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने के कारण से वहां पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता तो cos 0 हमारा क्या हो जाता है? यूनिटी हो जाता है। जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा कि फ्लक्चुएटिंग पार्ट भी आता है, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग पार्ट क्या होता है? ओवर द साइकिल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सिर्फ फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्ट रहता है, उससे हम देख लेते हैं कि पावर क्या है। ठीक, तो ये हमारा रहता है पावर का कैलकुलेशन।